नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं किस तड़कती भड़कती कास्ट के साथ मौजूद हूँ। वो है मिर्ज़ापुर 3। मुझे तो इस सीरीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है और जो इतना समय लगाया तो मैं बहुत बेचैन थी और आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भी कहते हैं ना कि इस भौकाल के लिए आप लोग भी एकदम रेडी होंगे जी। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी श्वेता, रसिका जी, अंजुम जी, प्रियांशु जी, आप लोगों का मैं रेखा खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि उत्सुकता जो है अपनी सीमाओं को पार कर चुकी है। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? हम भी बहुत उत्सुक हैं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने खुद के इमोशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस एंड जब साथ में होते हैं तो आई थिंक एक कामनेस होती है क्योंकि ये फैमिली सी बन गई है। तो जो सबके वो होता है ना, जब शादी होने वाली होती है तो घर में एक इमोशन होता है, एक एनर्जी होती है। तो अभी भी लगता है कि जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बिकॉज जो एक महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, आई एम प्रिटी श्योर सब फील कर रहे हैं जी। तो मज़ा भी आ रहा है और बटरफ्लाइज भी हो रही हैं जी। आप जैसे आपने कहा कि आप तो बहुत उत्सुक हैं, और आप? पहले तो मैं आपके तलफ़ुज़ की तारीफ़ करूं, आप जिस तरह से बोलती हैं, जो आपने खान बोला ना, जो नुक्ता है उसमें, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। खान होने के, अब रावत से खान होने के नाते खान को खान बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में पिटाई हो जाएगी। अभी कभार होता क्या ना, मतलब जो लोग नया नया इस तरह से कोशिश करते हैं वो खान में 4-5 नुक्ते लगा देते हैं। नहीं, जब हम लोग एक्टिंग तो स्कूल इसलिए में, वो एकदम करेक्ट था, खान। बहुत नहीं, शुक्रिया। जब हमें एक्टिंग स्कूल में पढ़ाया जाता था तो हम खाना खाने लगते थे। दो चार एक्स्ट्रा उन दिनों हम लगती सिर्फ है खाना खा रहे थे। खाना, जी जी वे गम भी हो जाता है कुछ का, वो काफी। हाँ जी, जी, हमारे पास समय कम है तो मैं फटाफट अपने, बोलते ना एक जी, जी, स्वार्थी जर्नलिस्ट की तरह फटाफट अपने सवाल करूंगी। नहीं, प्लीज। श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे, मतलब एक कहते हैं ना कि सभी, वैसे तो सभी किरदारों का एक बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आपने इस किरदार के साथ साथ में एक व्यक्ति के रूप में भी अपने आप को, एक एक्टर के रूप में भी किस तरह से ट्रांसफॉर्म पाया? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो विजिबल है, जो सीजन 1 से सीजन 2 से सीजन 3 है, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे दिमाग का हुआ है, मेरी सोच का हुआ है, कि मैंने जज करना बहुत कम कर दिया है इंसानों को। मतलब ऐसा नहीं कि पहले बैठ के मैं जज करती थी, पर ये हो गया है कि एज एन एक्टर आप जितना जज कम करोगे, बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके कैरेक्टर ने या किसी भी कैरेक्टर ने क्या किया, पर क्यों किया, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा या पहुँची, और क्या वजह थी, और क्या क्या समझ थी, और क्या इमोशन था, वो मेरे ख्याल से मुझे बहुत हेल्प किया। और दूसरी चीज़ है कि डिफेंड ना करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम डिफेंड करते रहते हैं तो हमारी जो लर्निंग ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इस जर्नी से सबके, स्पेशली मुन्ना का जो कैरेक्टर है, क्योंकि गोलू जो मुन्ना के लिए फील करती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्वेता जो देवेंदु के लिए, या श्वेता जो मुन्ना के लिए फील करती है। तो मेरे ख्याल से मैं एक बेहतर इंसान बन गई हूँ बीइंग एन एक्टर, स्पेशली ऑन मिर्ज़ापुर। एंड रसिका, मैं तो हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं आपके सिनेमा की, आपके क्राफ्ट की मुरीद रही हूँ। आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। लेकिन मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आपके लिए ये एक बोल्डेस्ट रोल था, और रोल का जो किरदार का जो प्रेमाइसिस था वो भी बहुत ही अलहदा था। तो कितनी आप में एक हिचक थी, या कितना नर्वसनेस थी, या कभी ऐसा था ख्याल कि कहीं ये किरदार रॉन्ग ना चला जाए? होता है ना कि एक बहुत थिन लाइन होती है। नहीं, सही है, लेकिन मुझे इस बात की नर्वसनेस नहीं थी कि ये किरदार रॉन्ग चला जाए। मुझे इस बात की नर्वसनेस थी कि मैं एज एन एक्टर गलत ना कर दूं, कि एज एन एक्टर आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस टू दिस रोल, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा गया था। मुझे तो कभी भी जब लोग बोलते हैं बोल्ड, वो क्योंकि और कोई एडजेक्टिव नहीं मिल रहा होता है शायद, इसीलिए वो उसका डिस्क्रिप्शन बोल्ड से करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक औरत है जो अपनी सेक्सुअलिटी से शर्मा नहीं रही है, और बहुत अवेयर है कि उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही है और उन चीज़ों को अपने एडवांटेज में कैसे बदलना है, वो सब ये खेल खेल रही है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और मुझे बहुत मज़ा आता है ये कैरेक्टर प्ले करने में।
आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई। नहीं, ये कि कोई हिचकिचाहट थी, कोई हाँ नर्वसनेस नहीं, थी? तो यही नर्वसनेस थी कि मैं बीना का किरदार अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं, उसको क्योंकि मुझे execute लगा कर कि पाएंगी। मेरी बॉडी लैंग्वेज और बीना की बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है। बीना ऐसी औरत है कि वो कमरे के अंदर आएगी तो शायद लोग मुड़ के देखेंगे कि कौन आ गया, उसको सज धज के आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक क्वालिटी होती है ना किन लोगों की, कि जब वो कहीं आते हैं तो लोग उनकी तरफ मुड़ के देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ होती है उनके बारे में जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। मुझे लगता है मेरा हर समय लाइफ में यही रहता है कि मैं छोटी छोटी चीज़, जेस्चर्स भी मेरी छोटी छोटी हैं, मैं इधर इधर फुदकती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कमांडिंग प्रेजेंस है। तो बीना की वो बात है जो मुझे नर्वसनेस थी कि मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं एज एन एक्टर। जी। एंड वैसे आपके लिए बोल्डनेस की क्या परिभाषा है? मेरे लिए तो बोल्डनेस वो है कि अगर आप अपनी कोई भी बात अपनी मर्जी से कर सको तो वो औरत बोल्ड है, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन पता नहीं बहुत लोगों के लिए, जैसे आपने कहा ना कि एक बोल्ड, एक उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है, आपके लिए बोल्ड क्या है? मतलब शायद लोग उस लोगों के पास और कोई एडजेक्टिव ना हो तब वो बोल्ड चिपका देते हैं वहाँ पे। लेकिन मेरे लिए तो बोल्ड औरत वो भी है। जब मैंने सफिया मंटो किया था मंटो में, अगर आप देखने चाहो तो ऐसा कुछ ऊपरी तौर पे कुछ बोल्ड शायद आप वो चिपका ना पाओ वो एडजेक्टिव, लेकिन वो औरत बहुत स्ट्रांग है। वो एक ऐसे इंसान का ख्याल रख रही है जिसको अपना कुछ अता पता ही नहीं है और जो इतने जाने माने राइटर रह चुके हैं, तो वो भी मेरे लिए बोल्ड है। मेरे लिए सब चीजें बोल्ड है। आई थिंक जनरली बोल्ड मोटा मोटा सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट या इंटीमेट वो लोग लूजली ऐसे यूज करते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में। आजाद रहने को बोल्डनेस से नहीं करना चाहिए। फ्रीडम एक अलग चीज होती है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस। मैं जिस तरीके से अपने विशेस को, अपने डिसीजंस को, अगर कोई औरत है, इंसान है, अगर वो फ्री है टू डू व्हाट वो जो चाहता है, चाहती है, बिल्कुल वो बोल्डनेस नहीं है। बोल्डनेस तो एक अलग तरीके से मैं कभी-कभी स्पेशली वुमेन के लिए यूज होता है। कई बार मेरे कैरेक्टर्स के लिए जब बोलते हैं बोल्ड, मैं कहती हूँ हैं अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे बोल्ड था। बोल्ड मतलब वो फ्री है अपने विल से चीजें करने के लिए, वो फ्री है। आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते ना कि वो कैसे क्या बोले। वो हमारे यहाँ एक कुछ शब्द ऐसे में वो एक बना दिया जाता है ना, एक धारणा बना दी जाती है, एक मिथ बना दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप दोनों से है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि औरतें अपनी सेक्सुअलिटी पे बात कर रही हैं, अपने ऑर्गेज़म पे बात कर रही हैं, मुझे क्या चाहिए रिलेशनशिप में। तो इसको आप, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मतलब ये बहुत, सेक्स ही हमारे लिए बहुत बड़ा टैबू था। ये दोनों से है मेरा सवाल। लेकिन अब हम देखते हैं कि भूमि फिल्म लेकर आई जो कि ऑर्गेज़म पे थी, एक, या शबाना जी और धर्म जी का एक ट्रैक चला जिसपे बहुत अडल्ट्री को लेकर के, तो ये इस मिर्जापुर में भी एक उस तरह की एक औरत अपनी सेक्सुअलिटी की बात करी। आप दोनों इस बदलाव को कैसे देखती हैं? मतलब ये तो स्वाभाविक ही होना चाहिए। मतलब ये ऐसे इसके बारे में कोई बहुत बड़ी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश किया गया है कि औरत अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करे तो सब बोलेंगे नहीं 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 प्लीज मत, बेशर्म है। हाँ, तो वो चेंज तो होना ही चाहिए। ये तो मतलब शुरुआत ही है। और मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि, और किसी भी चेंज में ये पैटर्न आता है कि वो सिक्लिकल होता है, कि जहाँ से लोग फ्री चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन शायद वो उसका ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये ऊपरी तौर से बात कर लेते हैं और अंदर से शायद वो जो रिग्रेसिव एक क्वालिटी कई बार रह जाती। तो मुझे कई बार डर लगता है कि आजकल प्रोग्रेसिव बातें तो बहुत हो रही है, क्या हम अंदर से एक्चुअली बदल पाए हैं कि नहीं? क्योंकि शायद हम वो प्रोग्रेसिव के नाम पे वो जो एक्चुअल प्रेजुडिसेस हैं, जो एक्चुअल ट्रेडिशनल आइडियाज़ हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, शायद हम उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे और उनको एक्सप्रेस भी नहीं करे, तो शायद वो अंदर ही अंदर और भी बढ़े जा रहे हैं। तो कई बार ये भी उसमें मुझे लगता है कि उसमें टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं इसको एज अ ग्राफ देखता हूँ कि अगर आप 60s-70s हिस्ट्री देखोगे तो 70s बहुत बोल्ड था। अगर आप एक्चुअली लेवल में बोल्ड बोलोगे 60s भी अराउंड द वर्ल्ड, या 60s और 70s इंडिया में भी हम हर तरीके से काफी फ्रीडम वाइज में भी, इन द सेंस ऑफ योर बॉडी एंड एवरीथिंग। फिर 80s-90s ने वापस हमने दबाया है, चाहे वो जिस भी तरीके से हुआ है। अब हम वापस से खुलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको टाइम लगेगा, क्योंकि जनरेशंस से हम लोग ने एक तरीके से अपने आप को एक देखा है कि अब ऐसे हो जाना है, अब बंद हो जाना है। पहले जनरेशन काफी खुली थी। एक वही होता है ना, 60s से पहले जहाँ से सोसाइटी आ रही थी उसकी वजह से एक फ्रीडम है, उस तरह की चीजें हुई। फिर वो एक चीज प्लेटो पे आ गया, ऊपर आए, फिर वो नीचे गया, फिर वो अब वो ऊपर है। अब वो वापस आएगा। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे रसिका ने भी कहा कि ये बहुत ही स्वाभाविक बात ही होनी चाहिए। सवाल एक्चुअली ना कि आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, ये सिर्फ औरतों से नहीं होना चाहिए, ये बदलाव
पूछना चाहिए आदमियों से भी कि आप इस आदमी तो बदलाव को हमेशा कैसे फूल देखते लेके हैं। चला जाता है, अपना बताता है, गाने ले लेके पीछे पीछे घूमता है, Correct. वो उसको तो कभी बंधन ही नहीं तो है। इसीलिए वो स्वाभाविक वही अरे कौन तभी है ये होगा आदमी जो जब फूल लेके आ रहा है? मुझे भी मतलब एटलीस्ट सिनेमा में तो यही हम देख रहे हैं। करेक्ट 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 जी जी जी। वो इतना ही स्वाभाविक होना चाहिए कि वो चर्चा योग्य ना हो, ना वो हो। ऐसे ही लगे कि जैसे हम अभी बैठ रहे हैं कि कैसा चल रही है बातचीत और क्या, वो हाँ, इतनी मतलब स्वाभाविक इतनी होनी चाहिए। सहजता से होनी चाहिए। श्वेता, आपका क्या है? आप जो सेक्सुअलिटी पे जो आज हम यहाँ पर भी या मिर्जापुर में भी या दूसरी जगहों पे भी बात कर रहे हैं, उस बदलाव को आप कैसे देख रही हैं? मुझे लगता है कि अगर स्टोरी और कैरेक्टर की डिमांड है तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशनिंग है हमारी, इससे बहुत खिला जाता है। तो हमने अपने आप को, दिमाग को बांधा हुआ है, क्योंकि दिमाग को बांधा हुआ है इसलिए हम अपने आप को भी बांध लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कॉन्वर्सेशंस करना, स्पार्क करना एंड डिस्कस करना, क्योंकि जब एज ए सोसाइटी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग भी इवॉल्व होते हैं और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स, हम जो सेपियंस हैं, तो हमारा वी थ्राइव इन दिस, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है। और होना भी चाहिए। सोसाइटी में जो होता है, लोगों के साथ जो होता है, वो पर्दे पे देखना, और जो पर्दे पे होता है वो सोसाइटी तो रिफ्लेक्ट करती है। एंड अंजुम, नेशन वांट्स टू नो, जी, आपने क्यों बचाया कालीन भैया को? मतलब ये सवाल जो है, बीना also इतना- wants to know. मतलब ये आपने सब क्यों सब बचाया? जानना चाहते हैं। ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या, क्योंकि वहीं पे एंड हुआ और उस तरह से। खैर थोड़े टाइम में तो वो राज खुल जाएगा, लेकिन क्या? पर मुझे तो लगता है दैट्स सच अ स्मार्ट मूव। गोलू ही यही करती है, आई थिंक। भाई मिर्जापुर की दुनिया, उसके कहानी के महानायक को तो बचाना जरूरी था। बिल्कुल। अगर उन्हें नहीं बचाया जाता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? क्यों, महानायिका है ना। नहीं, महानायिका तो खुद ही चली गई ना कि फैमिली वीक है, आ जाइए। वो तो खुद ही अलग निकल गई। तो नहीं, देखिए, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट कहानी में भी है कि शायद यहाँ से हम एक नया सिरा, एक नया चीज़ है जो खुलेगी, हम देखेंगे। शरद के लिए भी जिस तरह से हमने सीज़न 2 में भी उसे देखा, वो एक लेगेसी को बिलोंग करता है, उसका एक इतिहास है त्रिपाठी परिवार से, और वो अपना एक मोटिव लेके आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे उसके लिए ज़रूरी था कि अगर यहाँ से अब आगे एक बहुत ही बड़े कंटेंडर के रूप में गद्दी के लिए अगर सामने आना है, तो कालीन भैया का साथ होना, सही होना, सुरक्षित होना सबसे पहले तो ज़रूरी है। और वही है कि बहुत सारी परतें हैं जो अब खुलेंगी 5 जुलाई को, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जिस तरह से हमने ट्रेलर में कुछ झलकियाँ देखी हुई हैं, उसमें से भी यही पता चलता है कि कुछ बहुत ही अलग तरीके से क्या ये कुछ अलायंस बनेंगी, कौन आगे आ रहा है, किसका क्या हो रहा है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये सवाल मेरा आप चारों से है, जो मिर्ज़ापुर है, मतलब वो बहुत ही ग्रे किरदार है। हालांकि हम इंसान तो ग्रे ही होते हैं, अब सब जाहिर है, वाइट और मतलब सफ़ेद और काला तो कोई होता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सामाजिक तौर पे हम एक अपना सफ़ेद साइड जो है वो दिखाते रहें, पर ग्रे है। मैं आप चारों से जानना चाहती हूँ, आप लोगों के ग्रे साइड क्या है? कमियां। रॉबिन, मुझे लगता है रॉबिन मैं बहुत बोल रहा था, मैंने कहा इतना कलरफुल इंसान वहाँ पे वो गुलदस्ता जैसा हर सीन में ही वो इतना कलरफुल है। वो तो ग्रे, मतलब हाँ, नहीं अंदर यार, से ग्रे मतलब ग्रे वही है ना जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी खामियां में हैं, वो ग्रे है ना, वही ग्रे हाँ, हुआ ना। नहीं, जी, तो क्या है आपका ग्रे साइड? मुझे लगता है साइड्स भी वाइट और ब्लैक नहीं होती ना, मतलब हाँ, कभी कभी मेरे को आपका भी एक लगता है। मतलब चलिए ग्रे चलिए, आपकी आपकी बस खामियां क्या हैं? आपके खामी क्या है? मैं खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ लाइफ में। कैमरे में कर लेते हैं, एज एन एक्टर है, क्योंकि सीन है, हमें पता है क्या है। मतलब मेरे लिए ज़्यादातर वही कंप्लेंट है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है ना, सेम ही एक्सप्रेशन है। मेरा एक बार दोस्त बहुत अच्छा गाना गा रहा था स्टेज पे, और मेरी भी फ्रेंड भी बगल में खड़ी थी, और मैं बोला ओह। तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, इतना अच्छा तो उसने सुर लिया। मैंने बोला भाई तो क्या गाया है। उसने तो मुझे तो सीधे फेस से क्यों बोल रहे हो, तो मुस्कुरा के बोल, तो मेरा बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, तो आई हैव दैट स्ट्रेट फेस। तो पर वो एक अच्छी चीज़ भी है, न्यूट्रल। ये भी ठीक है। एंड आपका अंजू? अब मेरा ख्याल है कि जैसे हर सिचुएशन में आप, वही होता है, आप उसको हर जगह इंडिविजुअली देखते हो। कहीं जगह अगर किसी बात से आपको थोड़ा परेशान नहीं होना था, या ज़्यादा नहीं सोचना था, या यही चीज़ें होती हैं जिसको आप एक तरह से कमियों की तरह देख सकते हो। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें तो हम, मतलब ज़्यादातर तो सोच समझ के जो सही है, क्योंकि एवोल्यूशन के साथ आप भी समाज के साथ, सोसाइटी के साथ सही सोच एक
रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें अलग अलग सिचुएशन में, किसी चीज़ में आप जा तो कभी परेशान हो गए या आपने ऐसी कोई चीज़ की कि अरे मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ कि कमियों की तरह से देखा जा सकता है। एंड रसिका, आपके लिए? आई थिंक मुझ में एक खामी है जो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि आई शुड ओवरकम इट, कि अगर कुछ मेरे हिसाब से अच्छा ना गया हो या मेरे स्टैंडर्ड तक पहुँचा ना हो, उससे उस डिसअपॉइंटमेंट से निकलने में मुझे बहुत वक्त लग जाता है। मैं उसी में उलझी रहती हूँ कि अरे अगर मैं ऐसा करती तो वो अच्छे से हो जाता, जैसे एक शॉट दिया फॉर एग्जांपल, हाँ वो अच्छा नहीं हुआ, अब लोग आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ो, अपना अगला शॉट करो। मैं उसमें पड़ जाती हूँ कि अगर मैं अच्छा कर सकती थी, क्यों नहीं कर पाई, मैंने वो किया होता तो ये ठीक हो जाता, उन चीज़ों में पड़ जाती हूँ। अभी मैं वो फेडरर का वो 15 सेकेंड रूल प्रैक्टिस कर रही हूँ कि 5 सेकेंड वो सोचो कि क्या गलती हुई, 5 सेकेंड मेडिटेट करो और 5 सेकेंड ये सोचो कि आगे क्या करना है। आप एज श्वेता या एज गोलू? श्वेता। अच्छा, ओ आई ये थिंक आसानी से निकल रही थी तुम कैरेक्टर के पीछे। आई थिंक मेरे लिए ये है कि मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो एनर्जी है अपने कोर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आजकल सिर्फ मिर्ज़ापुर की दुनिया में नहीं, मुझे लगता है कि सब थोड़े ऐसे से हो चुके हैं विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो हमारे अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, फिर जो भी हो वो यहाँ तक हो, लेकिन यहाँ तक टच ना हो जाए, क्योंकि वो एक बार जब अंदर हम आने देते हैं तो फिर वो हम भी ऐसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम में है कुछ स्टेबिलिटी, हम में कुछ है बैलेंस, जिससे हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। जी, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। कहते हैं कि हर मर्द के पीछे मर्द की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। ये सवाल बंद होने पड़ेंगे। हाँ सच में, इसका मैं उल्टा ही कर रही हूँ। आप लोगों को, क्योंकि आप दोनों मतलब एक ही, आप लोग के जो पार्टनर्स हैं वो एक ही फील्ड से हैं, कितना कॉम्प्लीमेंट हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है उसका? मैंने आपकी वो मूवी में, सॉरी नाम भूल फेरी गई। फोक, क्या मूवी थी भाई, फेरी फोक सच में। उसके बाद रसिका का इम्प्रोवाइजेशन स्किल ऐसा अरे, बढ़ गया, superb, 5 गुना ज्यादा। superb। किसी भी मैंने कहा चीज ना, पे वो तो इम्प्रोवाइज कहते हैं ना कर वो सकती है। चुम्मेश्वर परफॉर्मेंस है। जी जी चुम्मेश्वर परफॉर्मेंस। तो बात ये है कि कैसे, किस तरह से वो रसिका दुग्गल की आपको चुम्मेश्वर compliment करते हैं। मुझे लगता है कि इट्स वेरी नाइस टू बी मैरिड टू एन एक्टर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी अजीब होती है कि कभी भी कुछ प्लान सेट नहीं हो पाता है, और ख़ासकर पर्सनल प्लान्स तो बिल्कुल ही नहीं। जब आप जिस दिन आपने एक पर्सनल प्लान बनाया उस दिन वो शूटिंग की डेट आ गई, तो वो आई थिंक इज़ वेरी नाइस टू बी मैरिड टू एन एक्टर, वो अंडरस्टैंड्स कि ये सब चेंज होता रहता है, और उस मामले में हम दोनों जानते हैं कि ये प्रोफेशन ऐसा है। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू हैव दैट। जी, एंड श्वेता? And also that they are so talented. I think that also really helps that you look up to them. There is respect एक है, and चीतौर में हम लोग एक दूसरे के biggest fans भी हैं और biggest critics भी हैं, और ये हमने इन आवर रिलेशनशिप बहुत अर्ली ऑन ये बात कर ली थी, क्योंकि पहले जब हम बात करते थे ना तो बहुत शुगर कोट करके बात करते थे, फिर हमने रियलाइज किया कि ऐसे फिर हम एक दूसरे की ग्रोथ को ही काट रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, जो कहना है वो कहो, ऑफ कोर्स टाइम देखकर, एंड ऐसे वे में कि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो। तो वो तो बहुत बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के सपने सुनना और समझना, और एक दूसरे का वो रॉक सॉलिड सपोर्ट होना कि चाहे जो भी हो। मतलब इनफैक्ट रोज़ जब मैं, मतलब कल मैं बनारस में थी, फिर अब यहाँ पे हूँ, तो चीता नोज कि बहुत बड़ा रिलीज़ है, मतलब हम हर रिलीज इंपॉर्टेंट होता है, दिल के करीब होता है, बट मिर्ज़ापुर एक अलग लेवल है। तो वो हर दिन लिटरली मुझे मेरी सोच को और इमोशंस को स्टेबल करने में हेल्प करता है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि मतलब एक इतनी कमाल की कास्ट के साथ में बात करना कैसा रहता है, और थोड़े इस इंटरव्यू से और आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर मौजूद इन सभी बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और वो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी इंतज़ार कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्ते।